Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So today is our day 16 of 30 days 30 session series. हम लोगों ने ऑलरेडी 15 सेशन कर लिए, यानी कि 50% क्लासेस हम लोगों ने इस सीरीज़ की कर ली. एंड आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ दो स्टूडेंट्स जो इस सीरीज़ में कंसिस्टेंट रहे हैं. ये मेरे लिए तो बहुत अचीवमेंट की बात है कि आप सब लोग कंसिस्टेंट रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में. एंड मेरे लिए एज अ टीचर इट इज़ अ प्राउड मोमेंट ऑल्सो, बिकॉज आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू बी कंसिस्टेंट विद एवरीथिंग दैट दे आर डूइंग इन देयर लाइफ. अगर आपने कोई एम अपने लिए सेट किया है तो इट इज़ गुड कि आप उसके लिए कंसिस्टेंट हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, नेट हो, गेट हो, CUET PG हो. कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए. ठीक है ना. वाई वी आर स्टडिंग इग्नू क्वेश्चन. जो लोग पहली बार क्लास देख रहे हैं, देखो इग्नू बहुत ही रिलायबल सोर्स है. इग्नू को ना सिर्फ आप CUET PG या ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स के लिए रेफर कर सकते हैं, बट ऑल्सो फॉर योर सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स. जैसे अगर आपका कोई स्टेट लेवल का पेपर है, ऑप्शनल है सोशोलॉजी, या फिर UPSC की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी इग्नू मटेरियल काफ़ी अच्छे से यूज़ हो सकता है. तो इग्नू मटेरियल को आपको निगलेक्ट नहीं करना है, अच्छे से उसको पढ़ना है. ठीक है ना. वन मोर थिंग इज, जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ये वाला, सो दैट जो भी PDFs वगैरह हैं वो आपको ईजिली मिल जाएं. ओके ना. स्टार्ट करते हैं. यू गाइज नो द रूल्स. आप लोगों को मुझे आफ्टर द सेशन बताना है कि 20 में से आपके कितने मार्क्स आए. एंड जो लोग कंसिस्टेंटली इस क्लास को कर रहे हैं, अगेन थैंक यू वेरी मच. इसी कंसिस्टेंसी के साथ हम लोग बाकी 50% क्लासेस भी कवर करेंगे. ओके. Now, look at question number 1. Which among the following is incorrect? यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट होगा? रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, और हिंदी वाले भी इसको रीड करो. पहला स्टेटमेंट है कि द स्लेव सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर. स्लेवरी वॉज अबॉलिश्ड इन 1833 by Britain and 1865 by USA. This was characterized by a high degree of institutionalization. Various forms of modern slavery, such as human trafficking, forced labor and debt bondage, still exist globally. So यहाँ पर क्या है जो गलत हो सकता है, इनकरेक्ट है? Tell me the correct answer. I hope you guys are giving the answer in the chat. The correct answer is A. देखो यहाँ पर A क्यों इनकरेक्ट होगा? क्योंकि स्लेव सिस्टम जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. ठीक है. अबॉयलिश ज़रूर हो गया है, यानी कि लीगली इट इज़ अबॉयलिश्ड. अगर आप स्लेवरी कर रहे हो तो वो एक क्राइम में आएगा. ठीक है. बट स्टिल कुछ ना कुछ फॉर्म में स्लेव सिस्टम अभी भी है. तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टू सेंटेंसेस. अबॉयलिश्ड का मतलब है कि वो सिस्टम खत्म कर दिया गया है. अब अगर आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपके खिलाफ आपको पनिशमेंट मिलेगा, आपको लॉ का जो भी होगा वो झेलना पड़ेगा. ठीक है. बट ऐसा नहीं है कि स्लेव सिस्टम अभी भी है नहीं, प्रैक्टिस हो रहा है, बट इलीगली प्रैक्टिस हो रहा है. इसको ऐसे समझो. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ और है, देखो यहाँ पर कंटेम्प्रेरी स्लेवरी, मॉडर्न स्लेवरी, नियो स्लेवरी. यानी स्लेवरी अभी भी है सोसाइटीज़ में, बट अलग अलग फॉर्म्स में, जैसे चाइल्ड लेबर के फॉर्म में, चाइल्ड सोल्जर के फॉर्म में, है ना. ये सारे ही वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं. ठीक है. अच्छा, इंस्टीट्यूशनल स्लेवरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे हमारे बाकी के इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका कुछ फ्रेमवर्क होता है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जैसे फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिलीजन, वैसे ही स्लेवरी भी होता है. स्लेवरी के भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फ्रेमवर्क होता है जिसके हिसाब से वो वर्क करता है. ठीक है. तो वैसे तो स्लेवरी अबॉयलिश हो चुकी है, बट अभी भी स्लेवरी प्रेजेंट है, और उसको हम लोग कंटेम्प्रेरी स्लेवरी, मॉडर्न स्लेवरी या न्यू स्लेवरी कहते हैं, जिसमें ये सारे ही जो क्राइम्स हैं यू कैन से वो आ जाते हैं. ठीक है. इट इज़ बेसिकली फोर्स लेबर. ओके. सो प्लीज़ रिमेंबर, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बस याद रखना, क्योंकि कभी कभी ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी एग्जाम में गलत हो जाती है. हमें लगता है स्लेवरी अब नहीं है क्योंकि स्लेवरी तो अबॉलिश हो चुकी है, राइट. सो प्लीज़ रिमेंबर. ना, क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीमेरिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन? इसमें से कौन सा है जिसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन का डीमेरिट मान सकते हैं? इंक्रीज्ड कल्चरल एक्सचेंज, ग्रेटर थ्रेट ऑफ स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस, राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, या फिर एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी. What will be the correct answer? क्या चीज़ है जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से प्रॉब्लम है, यू कैन से. द करेक्ट आंसर इज बी. जिन्होंने बी आंसर दिया है, वेरी गुड. ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारी डिजीज़ हैं जो बहुत तेज़ी से अब स्प्रेड हो जाती हैं. जैसे कोविड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, राइट. कोविड इतना ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में क्यों फैला? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ओके. सो प्लीज़ रिमेंबर. Question number 3. What was the primary objective of NREP? NREP का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके लिए आपको NREP का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, तो मैं आपको बता देती हूँ, सो दैट यू गाइज कैन
डू द क्वेश्चन, आप लोग ऑप्शन को टिक कर पाओ, राइट। देखो NREP का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और ये लॉन्च हुआ था 1980 में। Now I think you can answer this. To provide free education to rural children, to promote urban industrialization, to improve foreign trade policies, या फिर to offer guaranteed employment opportunities to rural unemployment individual. What will be the correct answer? हिंदी वाले भी क्वेश्चन को रीड करो। द करेक्ट आंसर इज डी। जिन्होंने डी आंसर दिया है वेरी गुड। अब आप लोग कीवर्ड से ही पहचान गए होंगे क्योंकि मैंने फुल फॉर्म बता दिया। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बेसिक फुल फॉर्म्स पता हो, ठीक है। तो इतना जो भी जीके ओरिएंटेड चीज़ें हैं प्लीज़ उसको पढ़ के जाना एग्जाम में, चाहे नेट का हो, चाहे गेट का हो, चाहे CUET PG का हो, सब में इस तरह के 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ प्रिपेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो। बाय दिस meant simply the transmission of culture, the process whereby men learn the rules and practices of social groups. Dash is an aspect of all activity within all human society. Socialization, globalization, industrialization, colonization. Now यहाँ पर देखो कीवर्ड क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर एंड एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक जो मेन है यानी जो हम लोग हैं वो रूल्स एंड प्रैक्टिसेस किसी भी सोशल ग्रुप के उसको सीखते हैं। कौन सा प्रोसेस होगा? बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, हिंदी वाले भी क्वेश्चन को रीड करो। The correct answer is, those of you who are giving the answer A, very good. It is socialization. Transmission of culture हमारा socialization के थ्रू होता है। देखो ग्लोबलाइजेशन में borderless की बात आ जाएगी तो वो यहाँ पर नहीं होगा। इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड यहाँ पर नहीं है और कोलोनाइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। एंड इट इज़ वेरी इजी। जिन लोगों को नहीं पता था प्लीज़ सोशलाइजेशन के मीनिंग, फीचर ये सब प्रिपेयर कर लो, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इवन थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। Now, question number 5. Dash is an early work by Emile Durkheim and Marcel Mauss where they explore the sociology of knowledge. अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था लास्ट कुछ सेशंस में, आई डोंट रिमेंबर कौन सा सेशन था, बट मैंने वहाँ पर पूछा था कि एमाइल दरखाइम ने क्या सोशल ऑफ नॉलेज पे वर्क किया है, उसमें कुछ कुछ ऑप्शंस थे। तो इस तरह के देखो क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको कीवर्ड याद रखना है, ठीक है। सो ये वो बुक है जिसमें एमाइल दरखाइम ने सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज को एक्सप्लोर किया। हाउ सोसाइटीज कैटेगराइज एंड क्लासीफाई द वर्ड, कैसे सोसाइटी जो है वो चीज़ों को कैटेगराइज करता है, क्लासीफाई करता है। दिस वर्क रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द फर्स्ट systematic attempt in French sociology, please remember, to understand the social origin of human thought and classification system. ना यहाँ पर कई बार देखो कीवर्ड आ गया है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और जब आपको ना समझ में आए, अगर लैंग्वेज बहुत टफ है तो ऑलवेज गो विद द कीवर्ड्स। तो बताओ अब आंसर क्या होगा? आई थिंक सब लोग इसका आंसर दे लेंगे क्योंकि मैंने कीवर्ड्स ही बता दिए। सुसाइड, प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन, डिविजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी या रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। The correct answer is B. I hope everybody is giving the correct answer. So B होगा इसका। Primitive classification book है जो इमाइल दरखाइम और मार्शल मॉस ने मिल के लिखी है, ठीक है। Please remember. Now, question number 6. Which of the following were important changes in Indian society due to British rule? इसमें से कौन सा होगा जो इंडियन सोसाइटी में चेंज था बिकॉज ऑफ ब्रिटिश रूल? सो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। डिक्लाइन ऑफ ओल्ड ट्रेडिशंस एंड कस्टम, emergence of new social and economic forces, growth of traditional handicraft and industries, decline of English language and rise of Sanskrit and Persian, strengthening of caste-based occupation. So what will be the correct answer? ब्रिटिश रूल के होने की वजह से इंडियन सोसाइटी में क्या चीज़ हो रही थी और क्या चेंजेस हो रहे थे, यू कैन से। द करेक्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर इज ए। जिन्होंने ए आंसर दिया है वेरी गुड। ओल्ड ट्रेडिशन का डिक्लाइन हो रहा था और न्यू सोशल एंड इकोनॉमिक फोर्सेस हो रहे थे, ठीक है। नाउ लेट अस सी बाकी के ऑप्शंस। ग्रोथ ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड इंडस्ट्री, तो नहीं, उस टाइम पे जितने भी हैंडीक्राफ्ट और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थे वो डिक्लाइन हो रहे थे। डिक्लाइन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो नहीं, संस्कृत पर्शियन डिक्लाइन हो रहा था, इंग्लिश लैंग्वेज तो बढ़ रहा था, ठीक है ना। स्ट्रेंथनिंग ऑफ कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इस टाइम पे ये चीज़ डिक्लाइन हो रही थी। मैंने यहाँ पर नोट्स भी ऐड किए हैं, इग्नू का ही कटआउट लगाया है सो दैट यू गाइस कैन ऑल्सो रीड।
देखो यहाँ पर मेंशन है 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस ब्रॉट अबाउट इन इंडियन सोसाइटी ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। पहला, द ओल्ड ट्रेडिशन एंड कस्टम बेस्ड ऑन रिलीजन बिगिन टू डिक्लाइन। सारी जो रिलीजन बेस्ड कस्टम है, ट्रेडिशन है, वो डिक्लाइन कर रहे थे। क्लासिकल लैंग्वेज जैसे कि संस्कृत, पर्शियन, ये भी डिक्लाइन कर रही थी। इंग्लिश हर चीज़ में ऑफिशियल हो रही थी और देखो आज भी वो चीज़ हमें देखने को मिलती है। ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइंड एंड वर रिप्लेस्ड बाय मशीन मेड गुड्स। ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स जो थे वो डिक्लाइन हो गए और मशीन की बनी हुई चीज़ें हम यूज़ करने लगे। और आप लोग देख सकते हो आज भी इंडियन सोसाइटी में ये सारी चीज़ें हैं, राइट। हमारा जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है वो अभी भी बहुत पीछे है और ये जो मशीन से बनी हुई चीज़ें होती हैं ये ज़्यादा आगे हो गई हैं, राइट। सो प्लीज़ रिमेंबर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। Read the question very carefully. Both Auguste Comte and Herbert Spencer believed in the task of scientific knowledge being the establishment of testable laws. या फिर both Auguste Comte and Herbert Spencer believed in scientific knowledge alone provided reliable basis for prediction. क्या ये दोनों थिंकर के बारे में सही चीज है या नहीं? What will be the correct answer? द करेक्ट आंसर इज ए। दोनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं। जिन लोगों ने ए आंसर दिया है, वेरी गुड। ऑगस्ट कोंट और हर्बर्ट स्पेंसर दोनों ही साइंटिफिक नॉलेज और टेस्टेबल लॉज पे बिलीव करते थे, ठीक है। प्लीज रिमेंबर, दोनों ही सेम चीज बोल रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट सेम बात कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, विच कॉन्सेप्ट इज नॉट गिवन बाय थॉर्स्टन वेबलिन। नाउ थॉर्स्टन वेबलिन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर। इनको हम लोग इकोनॉमिक सोशियोलॉजी में तो पढ़ते ही हैं, साथ में जो बेसिक ऑफ सोशियोलॉजी जब आप पढ़ोगे तो भी वहां पर भी थॉर्स्टन वेबलिन आपको पढ़ने पड़ेंगे। सो कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन, इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स, कल्चरल कैपिटल या फिर थ्योरी ऑफ लीजर क्लास। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, नॉट बोला है, इसमें से कौन सा है जिसपे काम नहीं किया है थॉर्स्टन वेबलिन ने? द करेक्ट आंसर इज सी। जिन्होंने सी आंसर दिया, वेरी गुड। कैपिटल कल्चर की बात कौन करता है? मैंने कई बार आपको बताया है इस सीरीज में ही, इट इज पियर बोर्डियू, right? Please remember. Question number 9. The Khasi tribe, known for its matrilineal system, is primarily found in which region? आपको खासी ट्राइब की लोकेशन बतानी है यहाँ पर। ऑप्शंस देखो, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। नाउ कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं गाइस जिसका मैंने एक लिस्ट भी शेयर किया हुआ है टेलीग्राम पे, आपको फाइल सेक्शन में वो पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें सारे ट्राइब्स मैंने शेयर किए हैं और उनकी लोकेशन, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? इट इज बी। जो लोग बी आंसर दिए हैं, वेरी गुड, मेघालय होगा इसका आंसर। खासी ट्राइब मेघालय को बिलोंग करती है, ठीक है। Now, question number 10. Again, statement based question. Read the question very carefully. How does positivist sociology differ from interpretative sociology? कैसे दोनों differ करते हैं एक दूसरे से? पढ़ो क्वेश्चन को और आंसर दो मुझे। I am giving you some time. हिंदी वाले भी क्वेश्चन को रीड करो। द करेक्ट आंसर इज ए। जिन्होंने ए आंसर दिया, वेरी गुड। देखो, पॉजिटिविस्ट सोशियोलॉजी क्या होता है? जिसमें पॉजिटिविज्म होगा, सो इट रिलाइज ऑन फैक्ट एंड ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल सही है। इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी इसका जस्ट अपोजिट होता है, जहां पर हम लोग सब्जेक्टिव मीनिंग्स पे फोकस करते हैं, राइट। अब देखो नेक्स्ट, पॉजिटिविस्ट सोशियोलॉजी व्यू रियलिटी एज सोशली कंस्ट्रक्टेड, सो नो, हम लोग वहां पर ऑब्जेक्टिवली देखते हैं चीजों को, तो उल्टा लिखा हुआ है। पॉजिटिविस्ट सोशियोलॉजी इज बेस्ड ऑन ह्यूमन इमोशन, नहीं, सब्जेक्टिविटी में ह्यूमन इमोशंस आते हैं, पॉजिटिविज्म में नहीं आएंगे। बोथ व्यू रियलिटी एज इंटायरली ऑब्जेक्टिव, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइस, ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी, ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो प्लीज ऐसे बेसिक क्वेश्चन गलत मत करना, ये सारे बहुत ईजी टॉपिक्स हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की प्रोपोजिशन ऑफ फंक्शनलिज्म? इसमें से कौन सा है जो फंक्शनलिज्म के हिसाब से नहीं है, गलत है? टेल मी द आंसर इन द चैट। Society is a system composed of interconnected parts. Each part of society perform a function that contribute to the whole. A change in one part does not affect other part. Society has its own identity beyond the sum of its part. द करेक्ट आंसर इज ए। आई होप सब लोग सही आंसर दे रहे हो। फंक्शनलिज्म मैंने ऑलरेडी शायद चैनल पे पढ़ाया भी है, अगर नहीं पता क्या है फंक्शनलिज्म तो एटलीस्ट यूट्यूब का वीडियो देख लो, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखो, फंक्शनलिज्म में हम लोग
ऑलरेडी हर्बर्ट स्पेंसर पढ़ते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ऑर्गेनिक एनालॉजी की बात करते हैं, जहाँ वो हमारी बॉडी को कंपेयर करते हैं सोसाइटी से। वो कहते हैं जिस तरीके से हमारा हाथ, पैर, ब्रेन सब साथ में इंटरकनेक्टेड होता है, वैसे ही हमारा सोसाइटी का भी सारा पार्ट इंटरकनेक्टेड होता है। ठीक है, अगर आपका एजुकेशन सिस्टम खराब होगा तो उसका इफेक्ट आपको अपने इकोनॉमी पे भी दिखेगा। ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, who is the author of the theory of social and economic organization? Very easy question. कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एमाइल दर्कहाइम, हर्बर्ट स्पेंसर। क्या होगा इसका आंसर? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर, आई होप एवरीबडी इज गिविंग द राइट आंसर, इट इज बी। मैक्स वेबर का इंपॉर्टेंट बुक है ये, प्लीज रिमेंबर। ये सारे थिंकर्स की बुक आपको प्रिपेयर करने ही हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ultimogeniture, which is also known as postimogeniture, it refers to what? Inheritance by the eldest child, equal inheritance among all siblings, inheritance by the youngest child, या फिर inheritance by the male heirs only. So ultimogeniture का मतलब क्या होता है? We study this concept in your kinship topic. The correct answer is C. When inheritance is done by youngest child, यानी जो सबसे छोटा चाइल्ड है, अगर सारा प्रॉपर्टी उसको जा रहा है, that is your ultimogeniture. Okay, please remember. Now question number 14, who used the term symbolic annihilation? Symbolic annihilation किसका टर्म है? एंथोनी गिडन, जिगमंड बॉमन, जॉर्ज गार्बनर या फिर पियर बोर्ड्यू? Symbolic annihilation, इट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट। द करेक्ट आंसर इज सी। जिन्होंने सी आंसर दिया है, वेरी गुड। क्या होता है ये अभी हम लोग देखते हैं। सो सिंबॉलिक एनिहिलेशन का क्या मतलब होता है अभी हम लोग देखेंगे। टू डिस्क्राइब हाउ सर्टेन ग्रुप्स आर इग्नोर्ड और मिसरिप्रेजेंटेटेड इन द मीडिया, यानी कुछ ग्रुप्स हैं जिनको इग्नोर कर दिया जाएगा या मिसरिप्रेजेंटेशन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सोशल क्लास, राइट। इट हेल्प्स मेंटेन सोशल इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है कि गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है चीज़ों को। अब यहाँ पर देखो एक थिंकर और हैं, दैट इज टचमैन, जो कहते हैं कि सिंबॉलिक एनिहिलेशन जो है वो 3 तरह से हो सकता है, ओमिशन, ट्रिवियलाइजेशन या फिर कंडेमनेशन। ठीक है, ओमिशन मतलब पूरी तरीके से किसी सर्टेन ग्रुप को आप छोड़ दें, उसके बारे में आप कुछ भी नहीं बताएंगे मीडिया में। ठीक है, ट्रिवियलाइजेशन का मीन्स क्या होता है कि सिर्फ अनइम्पॉर्टेंट या इनसिग्निफिकेंट चीज़ों को पोर्ट्रे करना। ठीक है, अच्छी चीज़ें आप नहीं बताओगे, सिर्फ बुरी चीज़ें उसकी बता दोगे। कंडेमनेशन क्या होता है? रिप्रेजेंटिंग देम इन अ निगेटिव और हार्मफुल वे, उनको बहुत ज़्यादा निगेटिवली और हार्मफुल वे में दिखाना, दैट इज कंडेमनेशन। ठीक है, नाउ ये कॉन्सेप्ट बहुत सारी जगह पर यूज़ हुआ है, मीडिया स्टडी, फेमिनिज्म, ये सब। ठीक है, सो इसको याद रखना। और सिंबॉलिक एनिहिलेशन किसने दिया है ये ज़रूर से याद रखना। ओके, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और आपके इग्नू में एनीवे सिंबॉलिक एनिहिलेशन मेंशन था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, देयर आर 2 स्टेटमेंट्स और आपको उसके आंसर बताने हैं। ठीक है, स्टेटमेंट 1 है कि एग्नेट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन एंड अ लीनियर एंसेस्टर थ्रू द मेल और फीमेल लाइन। कॉग्निटिव में आएगा किन हु ट्रेस देयर रिलेशनशिप बाय डिसेंट थ्रू मेल्स ओनली फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर who were under the authority of single pater families या फिर who resided together. So यहाँ पर एग्नेट और कॉग्नेट के मीनिंग पे बेस्ड हैं दोनों ही स्टेटमेंट और आपको करेक्ट आंसर बताना है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। जिन्होंने बी आंसर दिया है, वेरी गुड। दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि एग्नेट में हम लोग जो हमारा डिसेंट है उसको मेल के लाइन से देखते हैं। ठीक है, और कॉग्नेट में हम लोग दोनों के लाइन से देखते हैं, सो इधर मेल और फीमेल। सो ये दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट मेंशन है यहाँ पे। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। ओके, प्लीज रिमेंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, द आइडिया ऑफ सोशल साइंस। काफी अनकॉमन बुक है पर इग्नू में मेंशन है। ठीक है, देखो, बार्नी ग्लासर, पीटर विंच, पीटर वर्सले या फिर रेमंड एरन। आइडिया ऑफ सोशल साइंस इज अ फेमस बुक written by, it is written by Peter Winch, please remember. okay, Peter Winch की बुक है ये एंड अनकॉमन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना कभी कभी इग्नू में मेंशन बुक्स पूछी जाती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17,
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस सोशलिज्म, इसमें से कौन सा है जो सोशलिज्म के बारे में सही है? अ सिस्टम बेस्ड ऑन प्राइवेट ओनरशिप एंड कॉम्पिटिशन, एन इकोनॉमिक मॉडल दैट इनकरेजेस मोनोपोलीज एंड वेल्थ अक्यूमुलेशन, अ पॉलिटिकल सिस्टम विद नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी, या फिर अ सोसाइटी फोकस्ड ऑन इक्वालिटी, जस्टिस, कोऑपरेशन, पब्लिक ओनरशिप, फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। सोशलिज्म में क्या सही होगा? प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। सोशलिज्म, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, ये सब आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज डी। जिन्होंने डी आंसर दिया है, वेरी गुड। नाउ यहाँ पर देखो सारे फीचर्स मेंशन है। कम्युनिज्म में क्या होता है कि कोई प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ ओन करेगा, क्लास डिस्टिंक्शन नहीं होती है, सिर्फ बेसिक नीड्स का प्रोडक्शन होता है, और कार्ल मार्क्स इसके बारे में बात करते हैं। कैपिटलिज्म में टोटल प्राइवेट ओनरशिप होता है, मार्केट फोर्स सब कुछ डिसाइड करता है, क्लास बहुत ज़्यादा होता है। एडम स्मिथ कैपिटलिज्म की बात करते हैं, और प्रोडक्शन जो है वो प्रॉफिट के लिए होता है, ठीक है। क्वेश्चन अभी जो आया था वो सोशलिज्म से था, जहां पर लिमिटेड प्राइवेट ओनरशिप होती है, प्लीज रिमेंबर। इसमें प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी, बट सोशलिज्म में इट इज लिमिटेड, ओके। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटीज होंगी, दोनों ही होंगी। बहुत कम क्लास डिस्टिंक्शन होता है, और प्रोडक्शन सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग होता है। चार्ल्स फोरियर इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही है जो आपको अलग से भी प्रिपेयर करने हैं, ये तो बस एक जिस्ट है, अलग से भी इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लेना, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज करेक्ट अबाउट नेचर मिथ स्कूल? सो नेचर मिथ स्कूल के बारे में यहाँ पर क्या सही है? It was a German school dealing with Indo-European religions. It established that ancient gods were universally personification of natural phenomena. यानी जो हम गॉड्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं, भगवान का कॉन्सेप्ट देखते हैं, देवता का कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, जो वो पहले के टाइम पे क्या होता था, नेचर से एसोसिएटेड होता था। इसके जो मेन प्रोपाउंडर्स हैं वो है मैक्स मिलर, जो कि एक जर्मन लिंग्विस्ट है। ऑल ऑफ द अबव, इसमें से क्या होगा जो करेक्ट है? द करेक्ट आंसर इज डी। जिन्होंने डी आंसर दिया है, वेरी गुड। अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि नेचर मिथ स्कूल क्या होता है, ओके। सो मैक्स म्यूलर बिलीव दैट ओवर टाइम सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग नेचुरल फोर्सेस बिकेम इंडिपेंडेंट एंड टर्न्ड इनटू गॉड्स। धीमे धीमे क्या हुआ कि नेचुरल फोर्सेस के जो सिंबल्स हैं वो बन गए गॉड, ठीक है। अर्ली ह्यूमंस अनेबल टू एक्सप्लेन नेचर वर्शिप्ड इट, क्योंकि हम लोग नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे पहले के टाइम पे, इसलिए हमने उसकी वर्शिप करना शुरू कर दी। Max Muller thought that religion could be studied by analyzing the names of gods and the legends about them. His ideas were criticized, इनको काफी क्रिटिसाइज भी किया गया, ठीक है। आगे जाके घोस्ट थ्योरी आती है, साउंड थ्योरी आती है, बट प्लीज रिमेंबर नेचर थ्योरी इज बाय मैक्स म्यूलर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स कोहर्ट डिजाइन इन रिसर्च? इसमें से कौन सा है जो कोहर्ट डिजाइन के बारे में बात कर रहा है? So देखो, a study that only focuses on individual case studies, a forward-looking or retrospective study that tracks changes in a specific population over time, a method that only analyzes cross-sectional data, या फिर a type of research that does not involve any time-based observation. What will be the correct answer? द करेक्ट आंसर इज बी। जिन्होंने बी आंसर दिया है, वेरी गुड। कोहर्ट डिजाइन को ही हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कह सकते हैं, ठीक है। सो अलग से कभी कभी आपसे रेट्रोस्पेक्टिव डिजाइन भी पूछ लेगा। अच्छा, मैंने नोट्स ऐड किए हैं तो हम लोग वो देख लेते हैं। देखो, इग्नू से ही है जस्ट। दीज फॉरवर्ड लुकिंग प्रोस्पेक्टिव डिजाइंस प्रोवाइड डेटा अबाउट चेंजेस इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन का कुछ स्पेसिफिक पार्ट आप निकाल लोगे और उनको स्टडी करोगे। सपोज अ सर्वे ऑफ एस्पिरेंट्स ऑफ एथलीट्स participating in 1996 Olympic is given, then 1996, 2000, 2004, this is a cohort design, ठीक है। सो अगर आप किसी एक पॉपुलेशन की स्पेसिफिक पॉपुलेशन को स्टडी करोगे कई टाइम तक, यानी जैसे 1996 में आपने स्टडी किया, फिर 2000 में किया, फिर 2004 में किया, सो ये हो जाता है कोहर्ट स्टडी, और ये पार्ट है किसका? लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का, ओके। नाउ कोहर्ट डिजाइन कैन ऑल्सो बी रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव भी कहते हैं हम कोहर्ट डिजाइन को। लुक बैक ओवर टाइम if events being studied actually occurred before onset of survey. For example, suppose a group of person was diagnosed 10 years ago with disease X. If you survey their medical records to the present time, you are using retrospective cohort. यानी अगर आप
टाइम में वापस जाना पड़ रहा है आपको स्टडी करने के लिए, तो उसका मतलब होता है रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, सो कोहर्ट डिज़ाइन जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है। यानी 2004 में लेट से कोई इवेंट हो रहा है और मतलब आप स्टडी स्टार्ट कर रहे हो और वो इवेंट हुआ था पहले, तो आप पहले जाके भी उसके पहले के बेसिस पे भी आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, सो दैट विल बी योर कोहर्ट डिज़ाइन या फिर रेट्रोस्पेक्टिव डिज़ाइन। ओके, और दोनों ही लॉन्गिट्यूडनल के पार्ट हैं, ये याद रखना। Now, question number 20 and last question of today's class. How did sociologist Anthony Giddens define globalization? Now, globalization की Giddens की जो definition है guys वो बहुत important है. It is a process of economic expansion, intensification of worldwide social relation linking distant places and affecting events across location, dominance of Western culture over other, restriction of communication between different regions. What will be the correct answer? The correct answer is B. Please remember, B होगा इसका आंसर। इंटेंसिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशन की बात करते हैं ये, लिंकिंग ऑफ डिस्टेंट प्लेसेस यानी प्लेसेस को जोड़ना, राइट, अक्रॉस लोकेशन पे इवेंट्स का होना। सो एंथोनी गिडन्स टॉक्स अबाउट इट। इसको नोट कर लो, ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन में ये आ सकता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक टुडेज क्लास। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके 20 में से कितने मार्क्स आए। ठीक है, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब कर लेना। प्लेलिस्ट मैंने बनाई है गाइस, जो लोग CUET PG की तैयारी कर रहे हैं सबको वो प्लेलिस्ट देखनी है। सोशल प्रॉब्लम पे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है और एक सोशल मूवमेंट की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें भी मैं आप वीडियोस अपलोड करूंगी। ठीक है, और 1-2 दिन में आपका एक मैराथन क्लास होने वाला है। 2 या 2.5 आवर्स हो सकते हैं उस क्लास को, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड। वो क्लास सबको करनी है, CUET PG वालों के लिए स्पेशली है वो क्लास। ठीक है, ये टेलीग्राम है, एज यू नो आपको ये ज्वाइन करना है क्योंकि PDF और क्लास नोटिफिकेशंस यहीं पे मिलती हैं। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, कोई भी डाउट हो, कोई सजेशन हो, कुछ भी हो, यहाँ पर मुझसे बात कर सकते हो। गेट का एग्जाम हुआ था तो गेट का पेपर भी मुझे यहीं पे भेज देना। ठीक है, एक ऐप भी है जो तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो उसमें क्या क्या है चीज़ें। कोर्स है, सिलेबस है, एक्स्ट्रा चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। कुछ फ्री PDFs भी अपलोड किए हुए हैं मैंने। चलो बाय बाय, कल मिलते हैं। कीप लर्निंग।